हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए मैं लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के बारे में पूरी डिटेल हम इन वीडियो के माध्यम से आपको, इस चैनल के माध्यम से आपको हर सूचना अपडेट करवाएंगे। देखिए इंडियन पॉलिटी के अंदर पूरा कोर्स, कंप्लीट क्रैक्स कोर्स हम कराने जा रहे हैं। ए से स्टार्ट करेंगे, जेड तक जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9 से जुड़ जाइए। देखिए इस चैनल से जुड़ने के आपको फ़ायदे, देखिए सुबह डेली हमेशा 7 बजे आपको मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स की क्लास, साथ ही साथ एग्ज़ाम में आने वाले, और एग्ज़ाम कौन कौन से, तो एग्ज़ाम स्टेट के हो चाहे सेंटर के। अब स्टेट के अंदर राजस्थान स्टेट के हो और सेंटर के अंदर पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोई भी डिफेंस के एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग हो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ उन पे आने वाले जैसे करंट अफेयर्स, जीके जीएस संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सभी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे चलती हैं। तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को, स्टडी पॉइंट 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंडियन पॉलिटी की। देखिए ये पहली क्लास है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारे साथ बने रहिए। देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किसने की। तो देखिए बच्चों कि संविधान सभा जो बनी थी उसके गठन की मांग किसने की, तो वो की थी 1922 के अंदर। और 1922 के अंदर किसने की, तो वो की है महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। और 1934 के अंदर किसने की है, तो 1934 में की है जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखिए सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की, और किसने की, तो 1922 और में महात्मा गांधी, और 1934 को जवाहरलाल नेहरू ने की, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि सबसे पहले यदि संविधान सभा की मांग किसने की, तो ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया। तो यदि भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार आया तो वो आया था एम.एन. रॉय के दिमाग के अंदर, और वो आया था 1934 के अंदर। कब आया था, 1934 के अंदर आया था एम.एन. रॉय के, ठीक है ना। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान जो राज्य व्यवस्था है, संविधान है, उसका विकास किस प्रकार हुआ, सबसे पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल्स के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं। कि सबसे पहले हमारे भारत के अंदर क्या था, जब अंग्रेजों का शासन था तब क्या हुआ था। तो देखिए 1773 के अंदर आया था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इस एक्ट के तहत क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर, देखिए सबसे पहले बंगाल में ही अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो वहाँ के गवर्नर थे, उनको कौन सा पद दे दिया गया, गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, ठीक है ना। तो कौन से एक्ट के तहत, 1773 के एक्ट के तहत, ठीक है ना। और फिर उसके बाद है कि कलकत्ता के गवर्नर को, जो कल बंगाल के गवर्नर थे या उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उनको कौन कौन से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के लिए अधिकार दे दिए गए। देखिए बंगाल के गवर्नर थे, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल को बना दिया गया, और साथ ही साथ उसको कौन कौन से अधिकार दे दिए गए, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। और उसके बाद आता था अधिनियम, और 1774 में, देखो इस अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है ना, 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर, कहाँ, कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। जो हम आज कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 के अंदर हुई, कलकत्ता के अंदर, ठीक है ना। और इसके सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो बने थे सर एलिजा इम्पे। इसलिए हम याद करते हैं ना कि सबसे पहले जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सर एलिजा इम्पे। और उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। देखिए यदि पूछ ले बंगाल के प्रथम गवर्नर, ओनली फॉर, यदि पूछ ले बंगाल के प्रथम गवर्नर तो कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे क्लाइव। और यदि पूछ ले कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा,
ट्रिक के साथ माध्यम से आपको बताऊंगा। ये जब भी पूरी रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दूंगा उसके बाद बताऊंगा कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे प्रथम, ठीक है ना। और जैसे बंगाल के अंतिम यदि पूछ ले कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के वायसराय कौन थे, और यदि ये से पूछ ले कि स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसकी डिटेल हम सब एक साथ में ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा। और जैसे ही वीडियो के अंदर ये आएंगे ना कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो मैं उसमें भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इस एक्ट को जाना जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। कौन से शासन की? द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। देखिए अब नेक्स्ट एक्ट आता है कि 1813 का चार्टर एक्ट। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था 1773 का एक्ट, उसके बाद पढ़ा था हमने 1784 का एक्ट, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट? 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापार, देखो जो कंपनी के भारतीय व्यापार का एकाधिकार था ना, वो तो समाप्त कर दिया गया। अब इसके तहत है ना, चीन के अंदर है ना, वो अधिनियम कंपनी के पास ही रखा था, ठीक है ना। चीन से यदि चाय का बोले तो 1813 के अंदर जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर मेंशन था चीन का जो व्यापार था उसका एकाधिकार कंपनी के पास ही था, लेकिन भारतीय व्यापार का एकाधिकार है ना वो तो समाप्त करके किसको दे दिया गया? कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया, ठीक है। और कंपनी का अधिकार पत्र कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो वो बढ़ा दिया गया है 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा आता है? 1833 का चार्टर एक्ट आता है। और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए इस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर कौन थे उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। उनको क्या बना दिया गया? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। जो क्लाइव हो जाएंगे, क्लाइव के बाद वो हो जाएंगे हेस्टिंग्स के बाद हो जाएंगे ये अपने कैनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कि संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल जो कैनिंग बने, ठीक है ना। और इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। देखो प्रथम विधि पूछे विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो वो हो जाएगा 1833 के एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है ना। तथा उस विधि सदस्य के रूप में मेकाले को गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। देखो विधि आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1833 के चार्टर एक्ट। और विधि आयोग के सदस्य में यदि विधि आयोग पूछ लेना तो सीधा संबंध मेकाले से रहता है, ठीक है ना। ये मेकाले को किसकी शिक्षा, नई शिक्षा प्रणाली जो थी ना वो मेकाले पद्धति भी थी ना। अब देखते हैं, देखो चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा थी ना उसको खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। देखो ये 1833 के पहले जो सिविल सेवकों के चयन होता था ना वो ओनली फॉर अंग्रेजों के द्वारा होता था, ठीक है ना। अब 1833 के बाद खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई, किस? मेकाले पद्धति के कारण। इसलिए जो आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है वो मेकाले को माना जाता है। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1853 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखो मैंने क्या बताया था, 1833 के अंदर तो बताया कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया, ठीक है ना। अब पूछ ले यदि कि खुली प्रतियोगिता किसके लिए? सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कब शुरू की गई? तो वो की गई 1853 के चार्टर एक्ट। और ये प्रयास कब किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट 1858 का अधिनियम। किसका अधिनियम? 1858 का अधिनियम। और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। देखो इस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत का शासन किसके हाथों में था? कंपनी के हाथों में था। किसके हाथों में था? कंपनी के हाथों में था। वो अब शिफ्ट किस पे हो गया? वो शिफ्ट हो गया सम्राट के हाथों में। किसके हाथों में शिफ्ट हो गया? सम्राट के हाथों में शिफ्ट हो गया।
और भारत का शासन अब कौन चला रहा था, तो भारत का शासन चला रहे थे इंग्लैंड के सम्राट, ठीक है ना। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया, भारत का वायसराय। देखिए मैंने पहले बताया था, पहले कौन आएंगे, बंगाल के गवर्नर, फिर कौन आएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर आएंगे भारत के गवर्नर जनरल, फिर आएंगे भारत के प्रथम वायसराय, और वायसराय के बाद वापस गवर्नर जनरल आ जाएंगे, ठीक है ना। इस अधिनियम में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई, और 1858 के तहत जो द्वैध शासन प्रणाली पहले लगी थी ना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। कौन सा अधिनियम, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। और ये शाही उपाधि अधिनियम क्या है, तो इसके अंदर है देखो 28 अप्रैल, कब, 28 अप्रैल 1876 के अंदर, कब, 28 अप्रैल 1876 के अंदर एक घोषणा हुई थी, और वो घोषणा किसने की, तो वो की थी महारानी विक्टोरिया ने। किसने की थी, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि भारत की सामग्री घोषित किया गया। देखो भारत की सामग्री कौन होगी, तो वो होगी महारानी विक्टोरिया, ठीक है ना। अब किनके हाथ में है, देखो मैंने पहले बताया था कि कंपनी के हाथों से सीधा अब किसके हाथ में हो गया, वो हो गया ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में, और वहाँ की सम्राट या सामग्री बोल सकते हैं वो कौन थी, तो वो थी महारानी विक्टोरिया। तो किन के हाथों में चला गया, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। और इसकी घोषणा कब हुई, तो इसकी घोषणा हुई 28 अप्रैल 1876 के अंदर, ठीक है ना। अब आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत कब, 1990 के अंदर, ठीक है ना, लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में, और भारत के राज्य सचिव कौन, लॉर्ड मिंटो। ये दो व्यक्तियों के नाम है, मार्ले मिंटो, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, जिनको मार्ले तो थे इंग्लैंड के अंदर, और मिंटो थे भारत के वायसराय। कौन थे, भारत के वायसराय। और इन दोनों ने जो मिलकर एक अधिनियम बनाया था, उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। अब देखिए ये लॉर्ड मार्ले और ये मिंटो, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो द्वारा सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम के अंदर रखा गया। क्या रखा गया, सामाजिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम के तहत रखा गया, और इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम को। किसको कहा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम को। नेक्स्ट देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और ये अधिनियम कब आया, ये आया था 1919 के अंदर, और इसको अन्य नाम से जाना जाता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम जाना जाता है। देखो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। किसकी प्रणाली स्थापना हुई, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई। और कब हुई थी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। कब मिला, तो इसका मिला था 1919 में, ठीक है ना, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसका, पीसीएस का गठन किया गया। कब किया गया, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत किया गया, ठीक है ना। और फिर आता है 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती। देखिए मैंने पहले बताया था सिविल सेवकों की भर्ती के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया, तो ये किया गया केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो पीसीएस आता है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका गठन किया गया 1926 के अंदर। और फिर आया साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन कब आया, तो ये आया था 1928 के अंदर, ठीक है ना। और इसका विरोध भी हुआ, आप सभी को पता है कि हम पढ़ते हैं ना, साइमन कमीशन लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया कि साइमन कमीशन गो टू बैक, ठीक है ना। और ये अधिनियम किसके तहत आया था, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत आया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम, 1935 का भारत। देखिए एग्जाम की दृष्टि से ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आया हूँ, ठीक है ना। उसके साथ यदि वेरी इंपॉर्टेंट डबल स्टार देना चाहते हो तो आप इस टॉपिक को दीजिए। किस टॉपिक को दीजिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इससे पहले यदि 1 स्टार देना चाहते हो तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को दीजिए, ठीक है ना। देखिए सॉरी एक मिनट, ये देखो 1 स्टार होगा मार्ले मिंटो सुधार को, और डबल स्टार होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और ट्रिपल स्टार होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्योंकि
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जो भी क्वेश्चन आते हैं तो फर्स्ट चांस होता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से आएगा, यदि भारतीय संविधान के हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे तो। ये किसकी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं? अभी भारत के संविधान की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ा रहा हूँ। अभी भारत के संविधान जो राज्य व्यवस्था है वो शुरू नहीं की है मैंने। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आज हम इस वीडियो में है ना, भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके अंतर्गत जो होने वाले पहले जो अधिनियम थे उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए भारत में एक फेडरल किसे कहते हैं? तो फेडरल कहते हैं संघीय। तो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में दिल्ली के अंदर है। और उसके बाद केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ। और किसके तहत हुआ? तो वो हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके बाद इस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। देखिए भारत के संविधान के अंदर दो, एक कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा 42वें संविधान संशोधन। इन दोनों को भारत के अंदर, जब 42वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे हम, तब मैं बताऊंगा कि भारत के संविधान के अंदर मिनी संविधान किस किस को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। देखिए 1935 का तो मैं बता देता हूँ कि भारत का मिनी संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर जब संविधान नहीं बना था, देखिए संविधान 1950 के अंदर बन के तैयार हुआ और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो उन 3 वर्षों में और वर्तमान के संविधान में जो वस्तुएं ली गई हैं, जो अधिनियम लिए गए हैं, वो सबसे सर्वाधिक कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। इसलिए भारत के संविधान में मिनी संविधान का दर्जा किसे है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और 42वें संविधान संशोधन को, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जब 42वें संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि भारत के 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान क्यों कहा जाता है। अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया और इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ। देखिए यदि आपसे पूछ लें कि प्रांतों में द्वैध शासन अंत कब हुआ, तो बता देना 1935 के अंदर। केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ कब हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना हुई? भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत आरबीआई जो देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण कर सके। अब बता देता हूं कि 1934 के एक्ट कौन सा? यंग हिल्टन समिति। अब देखिए यंग हिल्टन समिति के तहत 1934 वाला एक्ट और स्थापना हुई 1935 के अंदर। कब हुई? 1935 के अंदर। अब देखो यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो बताना है 1935। कौन से एक्ट के तहत हुई? 1934 के एक्ट। कौन सा एक्ट? यंग हिल्टन समिति। और साथ ही पूछ ले कि इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। बता देता हूँ एक जो अलग फैक्ट है कि पूछ ले कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आपको बताना है 1949। क्या बताना है? 1949। अब बता देता हूँ कि यदि पूछ ले कि अभी ये आगे डिटेल ज़्यादा हो जाएगी, ये इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे, स्टैटिक जी के अंदर पढ़ेंगे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और जो अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इम्पीरियड बैंक किसे कहते हैं, वो हम इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। वीडियो के अंदर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं इसी प्रकार के आपको हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं 1947 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा? 1947 का भारत शासन अधिनियम। अब बताने देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश जो संसद थी, हम किसके गुलाम थे? ब्रिटिशों के गुलाम थे। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। देखो कब? 4 जुलाई 1947। और ये पारित कब हो गया, स्वीकृत कब हो गया? तो ये हो गया 18 जुलाई 1947 को। और इस 1947 का भारत शासन अधिनियम
के तहत कब आज़ाद करने का निर्णय लिया गया? तो 15 अगस्त 1947। देखो 18 जुलाई 1947 को तो स्वीकार किया गया, लेकिन इसकी डेट रखी गई कि इस तारीख को हम देश को आज़ाद कर देंगे। अब देश कौन से होंगे ये उसमें मेंशन नहीं है, उसके अंदर यही लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को जो भी अपना, देखो जो भी भारत के साथ मिलना चाहता है वो भारत के साथ मिल सकता है, जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है वो पाकिस्तान के अंदर मिल सकता है, और जो अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है वो अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकता है। ये किस में मेंशन था? ये 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत मेंशन था। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बन गए, और भारत के अंदर आपको पता है, देखो पाकिस्तान के अंदर, भारत को तो आपको पता है, देखो भारत का आज़ाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को, और यदि पाकिस्तान पूछ ले तो ये हो जाएगा 14 अगस्त। क्यों? देखो सबसे पहले 14 अगस्त को रात को भारत हुआ 15 अगस्त 1947 की रात्रि को, 14 अगस्त के अंदर यही मध्य इसके अंदर आज़ादी हुई पाकिस्तान की। और पाकिस्तान दो भागों में बंटा हुआ था। कौन सा? एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। अब देखिए पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम क्या है? तो चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट 9। क्या नाम है? स्टडी पॉइंट 9। और यदि आप इस वीडियो की जो PDF पाना चाहते हो तो वो प्राप्त करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो यही नाम है स्टडी पॉइंट 9। अब इससे फ़ायदा क्या है? तो इससे फ़ायदा ये है कि यहाँ कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे आपको डेली की क्यूज़ मिलती हैं। साथ ही साथ देखो क्यूज़ के साथ साथ आपको अन्य प्रकार की भी जानकारी वहाँ पे मिलती हैं। अभी जाके जल्दी से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें। और हमारे यूट्यूब चैनल जो स्टडी पॉइंट 9 है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और एक हमारे मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।